Hello everybody. Today we are going to discuss some problem from gravitation. Okay? कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके थ्रू हम ग्रेविटेशन के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक ग्राफ जिसमें 3 कर्व्स हैं, ए, बी और सी. ठीक, इन तीनों कर्व को लेके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी. इन चारों में से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है. पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं इससे रिलेटेड. ये क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन का. देखिए अगर कोई प्लैनेट किसी ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी रेडियस r है, इसका मास m है, m1 ले लो, इसका मास m0 ले लो, इसका मास m ले लो. तो ऐसे घूमते हुए प्लैनेट पे अगर अंदर की तरफ फोर्स बैलेंस किया जाए तो m इंटू वी ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से मिलेगा. m0 m ओवर r स्क्वायर, ये दोनों चीजें बराबर होंगी. इस r से अगर मैं ये r काट दूं, इस वाले m से ये m काट दूं, तो मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाता है gm0 ओवर r का अंडर रूट. ठीक, अब यहीं से इस घूमते हुए प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी आ सकती है हाफ m v ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि 1/2 m इंटू जी एम नॉट बाई आर. ये एक टाइप से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया जो कि ऑलवेज पॉजिटिव ही होनी है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती. ठीक, यही का यही अगर हम इस प्लेनेट की और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखे तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, यानी कि जी एम नॉट एम बाई आर. ये इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा. आप ये देखिए, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये काइनेटिक एनर्जी हो गई. इन दोनों का अगर एक्सप्रेशन कंपेयर किया जाए तो अगर ये चीज -1 होगी, ये तो +1/2 होगी. ये इनका रेशियो होता है, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड में रेशियो होता है 1:1/2 या फिर 2:1. बस अंतर क्या है, ये माइनस होती है, नेगेटिव होती है, और ये पॉजिटिव होती है. ठीक, तो अब आप ये देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है वो इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है. देखिए क्वेश्चन में आपको जो डेटा है उनके हिसाब से ट्रू ग्राफ नहीं दिया जाएगा ताकि आपको डायग्राम से कोई आइडिया ना लगे. ठीक है ना. क्वेश्चन में दिया गया है ए पार्ट में कर्व ए शोज काइनेटिक एनर्जी, बी द टोटल एनर्जी एंड सी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इतना हम जानते हैं कि अगर कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी का ही हो सकता है, क्योंकि इसको जोड़ोगे तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी ज्यादा है, पॉजिटिव क्वांटिटी कम है, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा. टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव, केवल काइनेटिक पॉजिटिव हो सकती है. इसलिए ए, बी और सी में ए कर्व जो है वो किसका कर्व है, काइनेटिक एनर्जी का. ठीक, बी और सी में से मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा काइनेटिक एनर्जी का, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का. आप देखिए कैसे डिसाइड करेंगे. ए का ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है ना. अगर ए की किसी जगह पे वैल्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 यूनिट है तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 यूनिट होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कर्व यहां आएगा. अगर ये चीज 1 है तो ये वाली चीज 1/2 होगी, यानी कि ये वाला कर्व. अब इस जगह पे क्या आएगा, इसका कर्व अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, यानी कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ये रहेगा, सॉरी टोटल एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी 1/2 है तो पोटेंशियल एनर्जी, देखिए एक्चुअल में ये चीज अपोजिट हो गई है डायग्राम की वजह से. इतना मुझे पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 1 यूनिट है तो पोटेंशियल एनर्जी 2 यूनिट होगी, क्योंकि रेशियो 1:2 भी है अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए. तो अगर ये वाली क्वांटिटी x है तो ये वाली क्वांटिटी 2x पे जाके रुकेगी, 2x पे, -2. अगर ये +1 है तो ये -2 होगा, और ये +1/2 है तो ये माइनस. तो यहां पे ये वाला कर्व हो जाएगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का. कहीं पे भी देख लो, अगर ये क्वांटिटी x है तो ये 2x होगी किसी भी जगह. अगर ये क्वांटिटी y है तो ये -2y होगी. ये क्वांटिटी z है तो ये -2z होगी. तो ये कर्व अगर काइनेटिक एनर्जी का है तो ये पोटेंशियल एनर्जी का होगा.
अब आप देखो जो टोटल एनर्जी है, अगर इसको इसको जोड़ दिया जाए तो टोटल एनर्जी -1/2 होती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसी की मिरर इमेज हो जाएगी टोटल एनर्जी। तो ये वाला कर्व हो जाएगा टोटल एनर्जी का, ये टोटल एनर्जी का कर्व हो गया, ये पोटेंशियल का, ये काइनेटिक का। अब इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए शोज काइनेटिक एनर्जी, चलिए बिल्कुल सही बात है, ये ए है, ये वाला कर्व बी है और ये वाला कर्व सी है। बी द टोटल एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी तो सी है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन पढ़िए, सी शोज टोटल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। बी द काइनेटिक एनर्जी, ये गलत हो गया क्योंकि बी तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, सी एंड ए आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, सी और ए आर काइनेटिक, ये भी गलत हो गया। डी में क्या है, ए एंड बी आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ए और बी पोटेंशियल एनर्जी सी, यानी कि यहां पे केवल डी ऑप्शन सही है, ये बन जाता है आंसर। क्लियर? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने बोला स्फेरिकल यूनिफॉर्म प्लैनेट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑन द इट्स इक्वेटर इज v। ठीक, ड्यू टू रोटेशन ऑफ प्लैनेट अबाउट इट्स एक्सिस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट इक्वेटर इज 1/2 ऑफ द g एट पोल। देखिए रिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी प्लैनेट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है ओमेगा से, ठीक है ना, तो ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, ये सेंटर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो इक्वेटोरियल प्लेन से मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, तो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करने वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है एक्चुअल में जी इफेक्टिव, वो होता है जी एट पोल माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं इक्वेटर पे ये फॉर्मूला लगाऊं तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा जी एट पोल माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इक्वेटर के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। अगर इक्वेटर के लिए अगर ये वाला फॉर्मूला वैलिड है तो यहां पे आप ये देखिए कि ये वाली वैल्यू उसने बोली है कि g/2 हो चुकी है जितनी पोल पे है, ठीक, तो यहां से आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आर ओमेगा स्क्वायर g/2 आ जाएगा, तो यहां से आर ओमेगा स्क्वायर यहां पे g/2 आ जाएगा। अगर मैं इधर एक स्क्वायर लगाऊं तो ये gr हो सकता है यहां पे, यानी कि आर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी gr/2 का अंडर रूट, और यही तो वेलोसिटी है एट इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर पे जो कोई पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई gr/2। ठीक, अब क्या कहता है क्वेश्चन ये कहता है कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन द पोल ऑफ द प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ v। इस v की टर्म में, इस वाले v की टर्म में एस्केप वेलोसिटी बतानी है, और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gr। ठीक, मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 4 इंटू gr/2, यानी कि रूट ऑफ 4v। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हो गई, ये gr का स्क्वायर हो गया 2v, ये यहां पे आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखिए ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एस्केप वेलोसिटी को थोड़ा सा स्ट्रेस दिया गया। देखिए क्या है, अ मैन कैन जंप ओवर 4 मीटर वाइड ट्रेंच ऑन अर्थ। ठीक, अगर ये एक मैन की इतनी ही पावर है कि वो अर्थ पे मैक्सिमम 4 मीटर का जंप ले सकता है एज ए रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और रेंज की अगर मैक्सिमम वैल्यू ली जाए तो ये u स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, और मैक्सिमम रेंज कितनी ले सकता है वो 4, इसे u स्क्वायर बाई जी, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40, यानी कि एक मैन ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी दे सकता है खुद को, √40, ये मैन की पावर है। अब उसने बोला है इफ मीन डेंसिटी ऑफ एन इमेजिनरी प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। एक प्लैनेट है, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से 2 टाइम्स है, तो ये बोल रहा है कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस, यानी कि जो नया प्लैनेट है इसकी मुझे रेडियस बतानी है, कितनी ले सकता हूं मैं मैक्सिमम, कि कोई ये इंसान वहां पे जाके कि अगर जंप मारे तो एस्केप हो जाए, यानी कि उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए, √4
40 के बराबर हो जाए, वो ये कहता है। तो मान लीजिए हमने ऐसा प्लेनेट कंस्ट्रक्ट कर लिया और उसकी रेडियस कितनी है आरपी, तो उसकी अगर मैं एस्केप वेलोसिटी लिखूंगा तो उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी 2 इंटू उस प्लेनेट पे जी इंटू उस प्लेनेट का आरपी। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर मैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ और उस प्लेनेट की कंपेयर करता हूं तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 इंटू जी इंटू आर ई। ठीक, तो यहां पे ये उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √40, इसका स्क्वायर कर दो तो 40 डिवाइडेड बाई अर्थ पे जो एस्केप वेलोसिटी है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जी एट दैट प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट डिवाइडेड बाई जी एट अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, तो ये वहां पे ये जो एस्केप वेलोसिटी है, अब आप ये देखिए अगर इन चीजों की वैल्यू रख दी जाए, ठीक है ना, जीपी व्हाट इज जीपी, जीएमई ओवर आर ई स्क्वायर, इन सब की वैल्यू रख दी जाए तो ये आरपी आपके पास निकल के आ जाएगा। आरपी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 6400 मीटर, ये आ जाएगी 6400 मीटर। इसका मीनिंग ये होगा कि अंडर रूट ऑफ 6.4 किलोमीटर। ये यहां पे आंसर है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, बस इस जी की और इसकी वैल्यू रखनी है, क्योंकि जी इज इक्वल टू होता है जी एम ई एम ओवर आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। एम से एम काट दो तो जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो उस प्लेनेट का जी क्या होगा, जी एंड मास ऑफ दैट प्लेनेट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। और मास ऑफ दैट प्लेनेट को आप लिख दीजिए 4/3 पाई इंटू डेंसिटी ऑफ दैट प्लेनेट इंटू रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट का क्यूब डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। ये जीपी की वैल्यू रख दीजिए, इसी टर्म में आप जीई की वैल्यू रख दीजिए, सब कुछ कट के डेंसिटी और इन रेडियसेस का रेशियो आ जाएगा। डेंसिटी का रेशियो वहां पे दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 2, वो वाली वैल्यू यहां पे पुट होगी और फाइनली आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। क्लियर, ये था क्वेश्चन का आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये बाइनरी स्टार सिस्टम का एक क्वेश्चन है जिसमें सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटेशन की बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है। देखिए किस तरीके से होना है। इसने बोला पेयर ऑफ स्टार्स रोटेट्स अबाउट अ कॉमन सेंटर ऑफ मास। एक प्लेनेट छोटा ले लीजिए, एक थोड़ा बड़ा ले लीजिए, इसका मास मान लो m1 है और इसका मास m2 है। गिवन है कि m2 इज इक्वल टू 2m1, एक का मास दूसरे का ट्वाइस है, तो डेफिनेटली इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बड़े वाले मास की तरफ होगा। ठीक है ना, अगर बड़े वाले मास की तरफ होगा तो ये मान लो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, तो ये दोनों के दोनों इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। ठीक, अब रोटेट करने के लिए कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसके सेंटर पे सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अट्रैक्शन की वजह से होगा और इसके सेंटर पे सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अट्रैक्शन की वजह से होगा, और दोनों के रोटेशन का सेंटर ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि फ्री स्टेट में रोटेशन कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होता है। तो ये वाला जो है, ये वाला तो इस सर्कल में रोटेट होगा और ये वाला इस सर्कल में रोटेट होगा, पर दोनों के दोनों रहेंगे एक दूसरे के सामने ही, हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहेंगे, इसलिए दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम होगा। इसका रोटेट करने का टाइम और इसका रोटेट करने का टाइम बिल्कुल सेम होगा। उसने कहा है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। अगर ये d है तो ये मान लो r1 है और ये r2 है, और सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि इसमें, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, इसमें m1 रेशियो m2 होगा। तो ये जो r1 है, R1 की वैल्यू होगी m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू डी, और R2 की वैल्यू होगी m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू डी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा हुआ है, ए पार्ट में उसने पूछा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टार्स अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ डी, एम एंड जी। इस पे कंसंट्रेट करते हैं m2 पे और उसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। मान लो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा m2 इंटू r1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये मिलेगा किससे, अट्रैक्शन से, g m1 m2 बाई डी का स्क्वायर।
डी स्क्वायर, ये होगा, क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दूसरे का अट्रैक्शन ही तो है, अट्रैक्शन के लिए अब m2 से कट गया m2, ठीक, यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई gm1 बाई डी स्क्वायर इंटू r1 और इसका अंडर रूट, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है ना। बस ये ओमेगा की वैल्यू उठा के आप यहां पे रख दीजिए, टाइम पीरियड आ जाएगा और यही आंसर होगा। यहां पे टाइम पीरियड की जो वैल्यू दी हुई है, टाइम पीरियड आ जाएगा आपका फाइनली 2 पाई डी रेज टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3gm m1, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाए, बस ओमेगा की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखनी है आपको, ठीक। और m1 m2 में 1:2 है, तो m1 प्लस m2 जहां पे भी लिखा हुआ है, ये जो एक्चुअली जो ये d है, जो r1 है, r1 होगा d बाई 3 और r2 होगा 2d बाई 3, तो ये वाला 3 यहां से आता है, ये जो d बाई 3, r1 की वैल्यू रखोगे d बाई 3 तो ये वाला 3 आ जाएगा। क्लियर। इसका बी पार्ट देखिए क्या पूछा हुआ है। बी पार्ट में इसने पूछा है कंपेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टू स्टार। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L1 इज इक्वल टू होगा I1 ओमेगा 1, L2 होगा I2 ओमेगा 2। अब ओमेगा और ओमेगा तो सेम है, तो L1 बाई L2 एक्चुअल में क्या होगा I1 बाई I2, ठीक है ना। I1 क्या होगा M1 R1 स्क्वायर और I2 क्या होगा M2 R2 स्क्वायर, तो M1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M2 R2 स्क्वायर, ठीक। और हमें पता है कि जो M1 और M2 है, ठीक है ना, उनमें बाकी चीजें सेम है। R1 बाई R2 यहां पे होगा M2 बाई M2, ठीक है। तो यहां पे ये वाली चीज देखिए क्या होगा, जो R1 होगा, ये डिस्टेंस अगर R1 है, ये हाँ, ये अगर M1 वो है तो M2 ये होगा, ये वाली डिस्टेंस R1 हुई, ये वाली डिस्टेंस R2 हुई। तो जो डिस्टेंस है वो मास के अपोजिट रेशियो में होती है, तो यहां से क्या होगा, ये वाली चीज R1 बाई R2 आ जाएगी, ठीक है ना, R1 बाई R2 आ जाएगी, क्योंकि M1 बाई M2, M1 बाई M2 एक्चुअल में क्या होगा R2 बाई R1। जो सेंटर ऑफ मास है वो मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज को मैंने R1 मान लिया था, ये मैंने इसको R2 मान लिया था, तो इसके अपोजिट रेशियो में डिवाइड करेगा, ये अपोजिट रेशियो में डिवाइड करेगा, तो M1 बाई M2 एक्चुअल में R2 बाई R1 के बराबर होगा, तो R1 बाई R2 आ जाएगा, यानी कि 1:2 यहां पे आंसर आ जाएगा, 1:2 या 2:1, इसलिए आंसर होगा 2, यानी कि एक का एंगुलर मोमेंटम दूसरे के एंगुलर मोमेंटम का ट्वाइस होगा, वो आप चेक कर सकते हो। थर्ड में इसने पूछा कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू स्टार बाय कैलकुलेटिंग Km बाई K1। अब आप ये देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, P स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक इसी तरीके से रोटेशन में क्या होगा, L स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब L1 बाई L2 इसका स्क्वायर इंटू M2 बाई M1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा K1 बाई K2, ठीक है ना। और ये अगेन 1/2 के आसपास आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा।